जी बच्चों, आप लोगों का पार्ट बी स्टार्ट हो गया है लेक्चर 104 का। जी बेटा, इसके सलूशन में कोई मसला बच्चे कह रहे हैं आ रहा है, हमें क्या मसला आ रहा है जी? कौन सा क्वेश्चन है जी? 6 है। क्या हुआ? पार्ट बी में जी क्या मसला है? मूवमेंट इन प्रोविजन इधर आ गई है। ये मूवमेंट इन प्रोविजन ये कौन सा है? 1200, ये तो आना ही था। 80 तो आप रिकॉर्ड कर लिया है, तो अच्छी बात है, ठीक है भाई, सही है। कोई मसला है तो आपने उसको सही कर लिया हुआ है। आप बात कर रहे हैं इस 80 की, ठीक है, कोई नहीं, आपने नेट करके कर दिया ना इसको। चलें जी, आ जाएं आप, जिस काम के लिए आपको बुलाया था वो काम शुरू करते। वो ये काम है, और इसके बाद एक और फाइनल अकाउंट का काम है, और बीच में एक IFRS 9 का काम है। और मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, शाहीन लिमिटेड 657, पेज नंबर 657 ओपन करें इसको, रिक्वायरमेंट पढ़ें इसकी। हाँ क्या? जी बिल्कुल, आज एक सवाल करना है, असल इम्पोर्टेंट सवाल ज़्यादा वही है। ये तो पहले, ये तो लेंथी है, बस इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो उस सवाल में आपको मैं डाटा देखकर बताऊंगा। डाटा देखकर ही हम अंदाज़ा लगाते हैं। नोट्स हमने सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन अब जिस सवाल में जिस नोट की तरफ डाटा लेकर जा रहा होगा उसका नोट बनाएंगे, जिसकी तरफ नहीं लेके जा रहा होगा बैलेंस शीट आइटम उठा के बैलेंस शीट में लिख देंगे। जैसे BSZ वाला सवाल किया था, उसमें PPE के नोट का डाटा गिवन था, तो वो सारा डाटा यूज़ करके PPE का नोट बना लिया था। अब आगे कोई और सवाल आता है, उसके अंदर उसने सिर्फ PPE क्लोजिंग दिया हुआ है, प्रोविजन क्लोजिंग दी हुई है, कोई डाटा गिवन नहीं है, तो मजबूरी है अभी चुप करके हम फिर उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे, उसका नोट नहीं बन सकता। तो नोट कौन सा बनाना है ये सवाल हमें गाइड करेगा, लेकिन आज वाले सवाल में तो नोट्स बनाने ही नहीं। इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ, ये मैंने पढ़ाया था आपको और कहा था संडे वाले दिन ये सवाल करेंगे, क्योंकि ये आम क्लास में होने वाला सवाल है ही नहीं, ठीक है। खुला डुला खेलेंगे आज, ठीक है, जब तक ये होगा नहीं करते रहेंगे। तकरीबन मेरा अंदाज़ा है 1 घंटा, वैसे 40-45 मिनट में इसको हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो मेरा अंदाज़ा है ना। आप लोग भी तो हैं, आप भी तो पढ़ने आए हैं घर से, ठीक है। तो इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एंड IFRS प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 जून 15, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 30 जून 15, और आज उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी भी मांग ली है। शायद एक ही सवाल है, शायद एक आधा को और हो, तो ये भी हमें बनानी पड़ेगी। ओके, कंपैरेटिव फिगर्स नहीं रिक्वायर्ड, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड। यानी कि वो उस दिन मैंने जब वो तस्वीर बनाई थी, अब मुझे वो याद नहीं है कि कहाँ पे, इसलिए आपके जहन में तो होनी चाहिए। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंज इक्विटी, कैश फ्लो, और 5th पॉइंट होता था नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर दिमाग में तो दोहराए ना, जिसके अंदर सबसे पहला नोट लीगल स्टेटस एंड नेचर, दूसरा बेसिस ऑफ प्रेपरेशन एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और तीसरे से फिर बैलेंस शीट से रिलेटेड नोट, फिर आगे इनकम स्टेटमेंट से, और फिर उससे आगे जनरल। तो उसने कहा है ये नोट्स वाला खाना ही साइड पे कर दो, तो फिर तो हम वर्किंग्स करेंगे, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट बनानी है, कंप्रेहेंसिव इनकम बनानी है, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मेट को ओपन कर लें अपने पास आकर। शाहीन लिमिटेड, शाहीन क्या है? शाहीन लिमिटेड है, शाहीन लिमिटेड। SL लिखा हो तो SL लिख लिया करो, SL लिखा हो तो वही लिख लो, ठीक है जी। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल GP, एड अदर इनकम लेस एडमिन लेस सेलिंग लेस अदर लेस फाइनेंस PBT लेस टैक्स पैट एड OCI और TCI, बस। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपने नाम शाम सारा लिखना है दूसरे सफ़े पे जाकर, और मैंने ऊपर हेडिंग नहीं बनाई जी, माजरत। एसिड्स और फिर नॉन करंट एसिड्स, जगह जरा तंग थी, देखें बड़ी मुश्किल से अभी भी सवाल मेरा पूरा होना है, ठीक है। तो एसिड्स की हेडिंग दें बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसिड्स की हेडिंग दें,
और उसके बाद 4 लाइनें इन नॉन करंट एसेट्स के लिए छोड़ें, फिर करंट एसेट्स लिखे, 5-6 लाइनें यहां पे छोड़ दें, फिर इक्विटी लिखे, 4 लाइनें यहां पे छोड़ दें, फिर लायबिलिटीज की हेडिंग दें, अगर अलग अलग करके देनी है तो नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग देकर 2 लाइनें, और फिर बाकी का सफा करंट के लिए खाली। तो फिर सवाल शुरू करें ना। 4 लाइनें नॉन करंट के लिए और 5-6 लाइनें करंट, टोटल भी उसमें आ जाएगा। 4 लाइनें इक्विटी के लिए और बाकी लायबिलिटीज के लिए सफा। अब अगर इसको भी तोड़ना चाह रहे हैं तो नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए 2 लाइनें छोड़ दें और फिर बाकी जो बच जाए जगह वो करंट लायबिलिटीज। उसके बाद ये भी रिक्वायरमेंट है, आपने इसलिए इसको भी पूरा सुर्खी पाउडर लगा के लिखना है। एसएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है वो लिखना है। उसके बाद शेयर कैपिटल, अगले कॉलम सवाल देखकर बना लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आनी। उसके बाद मुझे जो जरूरत पड़नी है वर्किंग्स की, वो आज वर्किंग है, नोट्स नहीं है। वर्किंग कॉस्ट ऑफ सेल की करूंगा, वर्किंग एडमिन की, सेलिंग की, जरा देखना तरतीब में खराब ना कर दूं, टैक्स की, और पीपीई की वर्किंग कौन सी 5, और उसके बाद पता नहीं, उसके बाद जो आती जाएगी मैं बनाता जाऊंगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मुझे अभी सवाल पढ़ते हुए, मतलब मैंने वैसे ही ऐसे बस गो थ्रू किया, आप लोगों के आने का इंतजार, तो चलो मैंने सवाल देखकर थोड़ा सा फॉर्मेट बना लिया, मैंने कहा चलो टाइम बच जाएगा। चलते चलते आगे यहाँ पर आप पहुंचे हुए वर्किंग 6 पे, और एकदम से आपको पता लगा यार अदर इनकम की वर्किंग बनेगी कोई, तो कोई मसला नहीं है, वर्किंग 7 इधर खैर है, सारी वर्किंग में चेंज करने बैठ जाना, वर्किंग है कोई मसला नहीं। आपको वर्किंग 15 पे जाके याद आता है, ओहो आपको तो यहां पर अदर एक्सपेंस की वर्किंग चाहिए, तो कोई बात नहीं, वर्किंग 16 यहां पर लिखो, वर्किंग 16 रेफर्ड हो, बस कोई मसला नहीं, इसलिए परेशान ना हो। मैंने सिर्फ वो वर्किंग्स बना दी हैं जो बननी थी, मुझे नजर आ रही थी। अभी सवाल पढ़ाता हूं, आपको भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आके मैं रुक गया, अब मुझे लगता है कि डीटीएल का लेजर बनना है, लेकिन फिलहाल सवाल की तफसील से पढ़ा नहीं, तो आपके साथ मिलकर पढ़ना है, इसलिए मैंने, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ये भी मिटा दूंगा। तो आपने ये वर्किंग्स फिलहाल ओपन कर लेनी है। ये चेंज इन इक्विटी तो आपका मेन फॉर्मेट आ गया ना, इसके लिए 7-8 लाइनें खाली छोड़ दीजिएगा तीसरे सफे की, और उसके बाद फिर वर्किंग्स हैं, आज नोट्स नहीं है, ठीक है। ये जो आपने चेंज इन इक्विटी लिखा ना, पर नाम शाम लिख के चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर लिख लिया, उसके बाद इसके लिए 6-7 लाइनें खाली छोड़ दें। अब ये तीसरा सफा चल रहा है आपका, ये आधा हो गया बुक, नीचे लाइन लगा दें, उसके बाद आगे वर्किंग्स शुरू हो गई। अब वो मेरे ख्याल में तो बेहतर है बस आधे आधे करके वर्किंग करें। तो वर्किंग 2, वर्किंग 1 कॉस्ट ऑफ सेल 6-7 लाइनें खाली, एडमिन 4-5 लाइनें, सेलिंग 4-5 लाइनें, टैक्स 4-5 लाइनें, पीपीई वैसे 2 लाइनें बननी है, 3 लाइनें, लेकिन 4-5 लाइनें छोड़ दें, बस ये वर्किंग्स कर लें। एक सफ़ा आपका अगला भी तकरीबन मैंने भर दिया है, उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक वर्किंग्स, ये पक्की वाली वर्किंग्स हैं, इनसे फिगर्स निकल कर जानी है अल्टीमेटली। बाकी अभी तो बहुत कुछ होना है, इधर करेंगे फिर बाकी, ठीक है, जगह नहीं। ओके, जल्दी करें जल्दी। यार बाप का क्या करूं, आप लोग तो 11:30 घरों को चले जाएंगे, कोई बंदा 1:30 बजे तक तो बैठता है यहाँ पे हैं। अब मैं क्या बताऊं अब आपको, जरा दोबारा हाथ खड़े करें वो बच्चे जो चले जाएंगे, मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है इनका, थोड़ा सा फीलिंग बैड अबाउट देम। ज़रा पॉज करें जी, जल्दी से फॉर्मेट बना लें। ये फिजिकल वालों के साथ थोड़ी सी बात, कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन अभी तक कोई कामयाब नहीं हुए। अच्छा जी, फॉर्मेट बन गया, जल्दी कर लें, जल्दी प्लीज़, क्विकली। उधर ही रखें आमिर भाई।
जी बच्चों आ जाओ, अब ट्रायल पढ़ते हैं। मैं आप वो फॉर्मेट ना बना रहा हूँ प्लीज़, मैंने काफ़ी टाइम दिया। वैसे तो मैंने सबसे पहले फॉर्मेट ही बनाया था, लेकिन आप लोग क्योंकि लेट आ रहे थे तो आपको तो यही लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इधर कहानी और चल रही थी। आज 37 चल रहा था। लें जी, सबसे पहले तो हम ट्रायल पढ़ेंगे, बल्कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं, ये जैसे मैंने एक नज़र डाली थी इनके ऊपर, जहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि ये वर्किंग्स तो बनेगी ना। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैं, एडमिन कॉस्ट हैं, ओपनिंग इन्वेंट्रीज ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस और खर्चे लेस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल निकल आती है ना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स तो CTP होता है ना, करंट टैक्स, बोलो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, CTE तो नहीं हो सकता, करंट टैक्स पेएबल ही होता है। तो ये तो पता नहीं ये क्या, ये एक एबनॉर्मल, थोड़ा सा एबनॉर्मल सी एडजस्टमेंट है। चले खैर, एबनॉर्मल तो खैर इतनी नहीं है, पता है आपको अंडर ओवर प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ मुश्किल है, फिर भी मैं समझूंगा कि ये थोड़ा सा रूटीन से हट के है। अच्छा, जो है ना आपकी कंसोलिडेशन, उसमें आपको मतलब वही 10-12 चीज़ें हैं जिसके अंदर वो बेचारा घुमाता है। अब देख लो, आपने पास पेपर को तंग हो गए थे, आप पास पेपर, हर पास पेपर आपसे तकरीबन हो जाता था, आपके पैर किधर फंस गए यार, हर सवाल ही हो जाता है। फाइनल अकाउंट में उसके पास रूम ज़्यादा मौजूद है, तो फाइनल अकाउंट में छेड़खानी ज़्यादा कर सकता है वो कंसोलिडेशन की निस्बत देखा जाए तो, ठीक है। तो उसमें भी बाकी परेशान आपने नहीं होना, अगर कोई 1-2 एडजस्टमेंट्स आप समझ में नहीं आएंगी तो कोई मसला नहीं, बाकी सवाल आपका मैक्सिमम मार्क्स आपको दे जाएगा, ठीक है ना। गलती पे गलती के नंबर यहाँ पे नहीं करते। जैसे FAR 1 से पास होके यहाँ पहुँच गए हो, जो हालात थे आपके, तो क्या किया था आपने, बस पेपर में सवाल करते रहे, ठीक है ना। तैयारी की हो तो पर्चे में जो समझ आए वो करते जाना चाहिए, पास हो जाता है बंदा, ऐसे ही है ना। एडवांस इनकम टैक्स पेड एसेट है, ये प्री पेड एसेट है। फिर PPE है और उसकी एक्यूमुलेशन है, इकट्ठा ही दे दिया उसने, PPE और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये क्या होगा, ये इंटेंजिबल है। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड बैंक है, अदर रिसीवेबल्स एंड प्री पेमेंट्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, डेफर टैक्स है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो डेफर टैक्स लायबिलिटी है, DTL है, और ओपनिंग है। ओपनिंग इसलिए है कि क्लोजिंग हम निकाला करते हैं, इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, इसी में तो मसला आने के एडजस्टमेंट इसमें भी। शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब इस ट्रायल को ज़रा ऐसे ही नज़र डालें तो आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स फेस पे आना है, एक्सपोर्ट लाइसेंस, यार कुछ भी क्लब होने वाली चीज़ है ही नहीं मेरे ख्याल में। ट्रेड रिसीवेबल हैं, कैश एंड बैंक हैं, हाँ आप ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स शायद नहीं, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सभी फेस पे आना है, सभी फेस पे आना है। खैर अच्छा, अब 2 तरह के सवाल आपको आते हैं इसमें, वैसे तो 3 तरह के आते हैं, यानी कि एक वो आता है नोट्स के, असल में ना नोट्स में 3 तरह के सवाल आते हैं कि वो या तो नोट बनवा लेगा डाटा दे के, या वो आपको नोट बना के देगा, कहेगा गलती निकालो, या वो कहेगा नोट की रिक्वायरमेंट्स कंपनीज एक्ट की लिख के दे दो। लेकिन मैं वो तो सब नोट्स के सवाल हो गए ना। 2 तरह के सवाल वैसे होते हैं असल में, या वो नोट्स वाला सवाल होगा, या वो नोट्स वाला सवाल नहीं होगा, तो फिर इंट्रो वाला सवाल होगा, यानी ट्रायल गिवन होगा और नीचे गलतियां होंगी। नोट्स वाले सवालों में आपने गौर किया, कोई गलती नहीं होती, उसमें डाटा दिया होता है सिर्फ डिस्क्लोजर बनाने के लिए, चीज़ों को तोड़ के ऐसे दिखाओ, ये बात वो बात। तो नोट्स के सवालों में नॉर्मली गलतियां नहीं होती, लेकिन ये नोट्स का सवाल नहीं है, ये ट्रेडिशनल फाइनल अकाउंट का सवाल है जिसमें एक ट्रायल गिवन है और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका वारदात ये होता है कि आप एडजस्टमेंट्स पढ़ें, एडजस्टमेंट्स को करें, और एडजस्टमेंट्स को करने के लिए अगर ट्रायल आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो उसको यूज़ करते जाएं, और जब एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो जाएं तो फिर सारा ट्रायल उठाकर पोस्ट करें, जैसे इंट्रो में आप करते थे, ठीक है। नोट्स वाला सवाल डिफरेंट होता है। नोट्स वाले सवाल के अंदर उसने लिखा होता है ट्रेड एंड रिसीवेबल्स, नीचे लिखा होता है ट्रेड एंड रिसीवेबल्स में ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में ट्रेड रिसीवेबल्स ही पढ़े होते हैं, लेकिन वो डिस्क्लोजर का सवाल होता है तो वो बताता है इसके, यानी रिसीवेबल में रिश्तेदारों का रिसीवेबल पढ़ा है, अच्छा यार पढ़ा रहे, और कहाँ पे पेबल में लिख दें, नहीं डिस्क्लोजर होता है। तो इसलिए फिर हम वहाँ से फिगर उठाते हैं, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, ट्रायल वाली फिगर। अभी अगला सवाल जो हमने आज के दिन प्लान किया हुआ है वो डिस्क्लोजर का ही है, उसमें यही देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो सवाल होता है ट्रेडिशनल, उसमें आपको ट्रायल गिवन होगा और नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी, वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज अक्सर होती हैं, गलती हुई होती हैं या कुछ चीज़ें रही होती, गलती
गलती क्या होती है, कुछ गलत हो गया या कुछ जो होना था वो नहीं हुआ, ये भी तो गलती होती है। जल्दी आ जाओ यार, तो बड़े मौके पे आया, बस सवाल शुरू हो गया, बस हमने सिर्फ फॉर्मेट बनाया, फाइनल अकाउंट का सवाल शुरू हो रहा है। देखो भाई अभी भी लोग आ रहे हैं, जोक दर जोक एक आया है। वो भी डर गया, नहीं कोई डरा, बिल्कुल सिर्फ फॉर्मेट बनाया, फाइनल अकाउंट का सवाल हमने शुरू किया ही, अभी हमने ट्रायल पढ़ा है 657 पर, ठीक है। और ट्रायल में हमें कोई खास चीज़ नज़र नहीं आई जिसको हम कहें कि जी हम आपको वो समझ नहीं आएगी, तो इसलिए पहली एडजस्टमेंट की तरफ हम चलते हैं आपके आने की खुशी में, ठीक है। तो भाई ट्रायल है, नीचे एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। भाई को संभलने का मौका दें, कोई आसान सी एडजस्टमेंट कर लें, या पहली एडजस्टमेंट ही भाई को बता दें, फिर क्या है, बता दें दुनिया वालों को, बता दें। फिर एडजस्टमेंट 1 पढ़ें, आप पढ़ें, जल्दी करें। आमिर भाई ठीक है, 1 घंटे बाद 1 घंटा 20 मिनट हो जाएंगे। अभी कितनी देर हुई है पार्ट 2 शुरू है, मुझे अंदाजा हो जाए ना, ताकि जी चलें। इसका मतलब है कि ये 9 और 10, पूरे 10 बजे फिर इस पार्ट को क्लोज करेंगे हम, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना हो सके इस सवाल को भी हम वहाँ पर क्लोज कर चुके हों, ताकि फिर छोटी सी एक ब्रेक लेकर और फिर बस आखिरी पार्ट सी करके फिर इनको छुट्टी भी देनी है ना। क्या 11:30 तक तो बात हुई है, खुदा का खौफ करो, 10-15 मिनट में ऊपर लेता होता हूँ। आज मैं कह रहा हूँ, नियत कर रहा हूँ 11:15 छुट्टी दे दूँ, मतलब राजी ना होना किससे गालते भी गरीब आदमी थे जी। सेल्स लास्ट ईयर, लेकिन 11:30 तक टाइम है और 10-15 मिनट अगर सवाल पता है आपको, जिस लेवल पे चल रहा होता है आप लोगों को, आपका भी दिल नहीं करता उस वक्त क्लास छोड़ने का, मुझे पता है, आई नो यू। सेल्स लास्ट ईयर एंडेड 30 जून 14, included goods invoiced at 10 million which were sent to customer on 25 जून under sale, और शुक्र है IFRS 15 मैंने इस सवाल से पहले कर लिया थोड़ा सा, कल ही हम सवाल करके आए हैं IFRS 15 के अंदर, मैंने नाम ले लिया IFRS 15 का, सॉरी, नहीं कुछ पढ़ा नहीं रहा उसका पढ़ा हुआ इस्तेमाल तो कर सकता हूँ, ठीक है। कल ही हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर आप रिटर्न विद राइट ऑफ रिटर्न कोई चीज़ बेचे तो वो आपकी सेल तब तक नहीं है जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि वो एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसने कोई ऐसी बात नहीं की है कि उनका कोई एक्सपीरियंस था या नहीं था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर पिछले साल, देखो हम इस वक्त खड़े हैं 30 जून 2015 पे, वो कह रहा है लास्ट ईयर की सेल 30 जून 14 वाले साल के अंदर एक सेल थी, सेल नहीं थी असल में, वो सेल नहीं थी, ठीक है। लास्ट ईयर पे हमने 25 जून को गुड्स भिजवाई हैं, सेंट टू कस्टमर अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट एट कॉस्ट प्लस 20। चलो ये तो आ गई, मतलब उसने मार्कअप मार्जिन बता दिया, ठीक है। अब इसीलिए तो स्टैंडर्ड मना करता है, क्या हुआ है, द गुड्स, वैसे ये सवाल जो है वो स्टैंडर्ड IFRS मना के आने से पहले गया, लेकिन बहरहाल द गुड्स वर रिटर्न्ड ऑन अगस्त 25, 2000 वापस आ गए, ठीक है। अगली बात को तो फिलहाल छोड़ें। अब मामला क्या है, मामला ये है कि पिछले साल ईयर एंड 30 जून 14 पे, एक काम करें ना, फिलहाल तो आप इसकी बात ही छोड़ दें, ठीक है, कि ये कौन सा साल है। एक वर्किंग नंबर, अब 6 तक हो गया बुकिंग, वर्किंग 7 मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, वर्किंग 7 इधर ही बना लें, फिर उत्ते ले जाऊंगे। देखो बच्चों, मुझे बताओ, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस क्या हमारी सेल है? बोलो, ये हमारी सेल नहीं है जब तक कि एक्सेप्ट ना हो जाए। लेकिन मसला क्या आ रहा है, वो कह रहा है सेल्स इंक्लूडेड, सेल्स इंक्लूडेड मतलब सेल्स में उसने डाल दी हैं ये चीज़ें, ठीक है, और वो रिटर्न भी हो गई हैं बाद में। वो रिटर्न तो बाद की बात है, फिलहाल मसला ये है कि क्या ये सेल हमारी सेल है थी, तो असूली तौर पर तो आपको ये सेल जो है वो बुक ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये सेल जो बुक हुई, इसकी एंट्री, बुक होने की एंट्री क्या हुई होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, इसको रिवर्स करो करो करो, सेल्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगली बात, ये गुड्स जो हैं ये इनवॉइस हुई हैं 10 मिलियन पे, मतलब ये इनवॉइस सेल वैल्यू की होती है ना,
तो 10 मिलियन नहीं है यार, अजीब सवाल है वैसे, ऊपर 10,000 और नीचे 10 मिलियन। आप 1000 में ही करें अब सवाल, ठीक है, सारा ट्रायल तो 1000 में है जी। कितना? 10,000 जी। को मसला बोलो। अगर कॉस्ट गिवन हो तो दूसरी एंट्री भी साथ ही करते हैं, तो पहले सेल उल्टाने की एंट्री कर ली ना, अब दूसरी एंट्री का मसला नहीं है, वो तो सेल्स उल्टाई तो कॉस्ट ऑफ सेल भी उल्टाओ। अब कॉस्ट ऑफ सेल उल्टाने की एंट्री क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल, सेल कम की, सेल भी कम करो। सेल कम करने के लिए डेबिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम करने के लिए क्रेडिट। वो जो एंट्री हम करते थे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, उसको क्या कर दो? उल्टा दो, उल्टी कर दो। तो इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री आपको पता है कॉस्ट से हुआ करती है, और सवाल में हमें गिवन क्या है? सेल, सेल वैल्यू है ना। यहाँ पे फिर हमने क्या यूज करना था? ये मार्कअप 20% किस पर है? कॉस्ट प्लस 20%। तो इसका मतलब ये सेल जो है ये 120 में पड़ी है, हमें ये 100 पे चाहिए जी। 8333 जी, 8333 से इन्वेंट्री डेबिट। और अच्छा, अब ये जो एडजस्टमेंट है ना मेरे बच्चों, इसने टैक्स को भी इफेक्ट करना है, इसने टैक्स को भी इफेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस चेंज होते हैं तो प्रॉफिट चेंज होता है ना। बोलो, प्रॉफिट चेंज होगा तो टैक्स भी चेंज होगा। वेरी सिंपल, ये तो कोई बात मुश्किल है ही नहीं। अब मुझे बताओ, सेल बढ़ रही है या कम हो रही है? तो सेल्स कम हुई, कितने से? 10,000 से। अच्छा, सेल्स कम हो तो प्रॉफिट कम होगा, ऐसा ही है। दूसरी चीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या हो रही है? कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट, ओ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेल्स कितने से कम हुई? 10,000 से, और उस वजह से प्रॉफिट कम हो गया 10,000 से, कह सकता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल कितने से कम हुई? तो 8333 से प्रॉफिट बढ़ गया, कह सकते हैं। अब मुझे बताओ, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स नेट करें तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ रहा है? प्रॉफिट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कितने से? 1667 से आपका प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट में क्या आ गया जी? आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। प्रॉफिट में डिक्रीज है, तो फिर टैक्स में भी, बोलो, प्रॉफिट बढ़ जाता है इस एडजस्टमेंट से तो टैक्स बढ़ जाता, प्रॉफिट कम हो रहा है तो टैक्स, तो टैक्स कम होगा 1667 का कितने %? अब ये सवाल के अंदर जाकर देखना पड़ेगा, इस सवाल के अंदर टैक्स रेट कितना है, तो एंड पे जाकर ज़रा नज़र मारें। टैक्स रेट इज एप्लीकेबल टू कंपनी इज 35%, पॉइंट नंबर 6 में लिखा हो। मिल गया सबको? 30 जी, कितना? 583 से टैक्स क्या हो गया? कम। अब ये एक कॉन्सेप्ट है, असल में ना मसला क्या है, ये किसी ज़माने के अंदर जो IS 8 होता था ना, ये FAR 2 में था, वो सही ज़माना था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉफिट सही करने पर टैक्स का इफ़ेक्ट भी सही करना पड़ता था, और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता था कि गलती पिछले साल की सही कर रहे हैं, गलती पिछले साल की सही कर रहे हैं, तो करंट नहीं डेफर टैक्स को हिट करना है। अब ये कॉन्सेप्ट उस वक्त वहाँ पर IS 8 में दे दिया जाता था, क्योंकि IS 8 FAR 2 में था, और IS 8 भी आपने पढ़ा होता था, IS 12 भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली IS 8 चला गया है अब FAR 1 में। वहाँ पर आप आधी बात पढ़ के आते हैं, आप वहाँ पर प्रॉफिट का इम्पैक्ट तो सही कर लेते हैं, यानी ये एडजस्टमेंट आपने, सबसे पहली बात तो ये बाद में, टैक्स देखते भी बाद में, पहले तो मुझे ये बताओ, सेल्स डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, यानी सेल भी कम करनी है और कॉस्ट ऑफ सेल भी, ऐसे ही है ना। तो सेल्स कम कर देंगे यहाँ पर 10,000 से, और कॉस्ट ऑफ सेल भी कम करेंगे यहाँ पर, करेंगे वर्किंग में 8333 से। क्या ख्याल है? सही है ना? सही है ना?
कुछ खुदा का खौफ करो। ये जून 15 की बैलेंस इनकम स्टेटमेंट है। वो 14 के साल की गलती को 14 के सेल में सही करोगे या कॉस्ट ऑफ सेल में सही करोगे। 15 की सेल कॉस्ट ऑफ सेल में तो सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो 14 का जो ये 14 की सेल में 10,000 की सेल सही करनी है और 14 की कॉस्ट ऑफ सेल में 8,000 समथिंग की कॉस्ट ऑफ सेल सही करनी है। तो जो इम्पैक्ट 14 में पड़ना था, तो ये सेल तो 14 की सही होनी थी, ये कॉस्ट ऑफ सेल तो 14 की सही होनी थी, और ये प्रॉफिट का असर तो 14 के प्रॉफिट पर पड़ना था। और ये 14 का प्रॉफिट कहां पड़ा है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्री पढ़नी ही कहां पर है? आरई में। इसका तरीका मैं सिखा देता हूं, फिलहाल तो उसको छोड़ो। लेकिन मैं बात ये कर रहा था, असल में बात जहां से निकली कि ये सबसे मुश्किल जजमेंट शायद इस सवाल की है, शायद और कोई नहीं इतनी तंग करेगी इसके अलावा, ठीक है। खैर चलें छोड़ें। बात ये कर रहा था मैं कि ये गलती 14 वाले साल की है जो हमें 15 में पता लगी है, ऐसा ही है। तो पिछले साल की गलती को सही करने पर प्रॉफिट्स ने हिलना है, तो वो प्रॉफिट्स की वजह से जो टैक्स ने हिलना है, मैं सिर्फ फिलहाल ये पॉइंट बता रहा था आपको कि वो टैक्स करंट टैक्स नहीं हो सकता, वो डेफर्ड टैक्स है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने अर्ज किया IAS 8 के साथ, जब IAS 12 बच्चे पढ़ते थे तो उस वक्त इनको तफसील से दिया जाता था। सादा सी बात है वैसे कि अगर पिछले साल की गलती आप सही कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट्स चेंज होने से टैक्स चेंज होना है वो करंट नहीं डेफर्ड टैक्स को हिट करना होता है आपने, वो करंट नहीं डेफर्ड टैक्स को। तो फिलहाल तो जरा चलो ये मैं जरा मुझे ये बता दो, टैक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? टैक्स कम होने की एंट्री करो। टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट और पेएबल। अब पेएबल क्या करंट टैक्स पेएबल नहीं, यही तो बात की जा रही है कि जो पिछले साल की गलती सही करनी है उसको CTE CTP को हिट नहीं करते, वो डेफर्ड टैक्स को हिट होता है। तो अब डेफर्ड टैक्स कम करने की एंट्री तरह मुझे आपने बतानी है। टैक्स क्या हो रहा है? कम। तो टैक्स कम हो रहा है तो टैक्स कम होने की एंट्री डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी, इसमें तो हम कभी लड़े ही नहीं, ठीक है ना। ये तो हम स्लैश डाल के अकाउंट बना देते थे। तो डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लायबिलिटी डेबिट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 583। ये 583 यहां पर आप डायरेक्ट ऐसे करके निकाल सकते हैं। आपने यूं करना था ना, -10,000 अगर कोई ये शॉर्ट करना चाहे, प्लस 8,333, ठीक है जी, इंटू 35%। तो आंसर इज, बल्कि यूं कर लें एक और, -1,667 इंटू 35%। तो ये क्या हो गया जी? प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी कम होगा। तो वो टैक्स के कमी की ऊपर एंट्री कोई अगर डायरेक्ट करना चाहे तो, वैसे मैंने आपको तफसील से समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब तो ये बात समझ आ गई सारी कि आपकी सेल विद रिटर्न थी जो कि सेल में इंक्लूड कर रहा है, वो हुई पड़ी है। तो मतलब गलत है। सेल का मतलब क्या है? सेल में रिकॉर्ड कर दी, सेल में शामिल कर दी, शामिल तो नहीं होनी चाहिए थी। तो सेल को उल्टाओ। तो आपने कहा जी ठीक है उल्टा दे, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। फिर साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल को भी उल्टाओ, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। फिर साथ ही ख्याल आया, ओहो सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल इनकम एक्सपेंसेस हिल रहे हैं तो प्रॉफिट हिलेगा तो टैक्स भी हिलेगा, तो उसका भी इंपैक्ट निकाला। तो सेल कम हुई तो प्रॉफिट कम, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस से एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट में प्रॉफिट 1667 से कम होगा तो टैक्स भी 583 से कम होगा। लेकिन चूंकि प्रीवियस ईयर की गलती सही कर रहे हैं तो इस गलती का जो टैक्स इफेक्ट है वो करंट टैक्स को नहीं डेफर्ड टैक्स को हिट कर रहा है। तो टैक्स कम करने की एंट्री क्या है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट करना है ना। तो डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी डेबिट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। ये सारी बात हो गई, ये एंट्री समझ आती है। ये एंट्री समझ आने के बाद मैं असल में ये बात करने लगा था कि आओ जरा कितने गया, जरा आओ, मेरा एथम वाला हो चुका जी, आओ जरा सेल्स को कम करें -10,000, कॉस्ट ऑफ सेल को कम करें -833, और टैक्स को भी कम करें, टैक्स को भी 583 से कम करें। तो साथ ही ख्याल आया, ओहो नहीं, ये तो इनकम्स एक्सपेंसेस 14 के गलत थे, ये 15 के इनकम्स एक्सपेंसेस में तो सही नहीं हो सकते। फिर हमने सोचा अच्छा 14 के इनकम एक्सपेंसेस कहां पड़े होंगे? पैट में 14 के पैट पे। 14 का पैट कहां पड़ा होगा? 14 की क्लोजिंग आरी में, जो कि 15 की ओपनिंग आरी होनी है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, मुश्किल तरीका कोई नहीं। इधर देखो, ये एंट्री नजर आ रही है? सुकून से इधर आओ, सेल को काटो, आ रही,
कॉस्ट ऑफ सेल को काटो और आरई, और डीटीई को काटो और आरई, और ठीक है, इतनी सी बात है। टेंशन तुसी पाई है हमें। अब ये क्या है, असल में ना हम 15 में खड़े होकर थोड़ा सा मजीद लेट आते, तुम मेन एडजस्टमेंट निकल गई है, यानी कि इतने लोग पहुंच गए, मैंने इतना डिले किया क्लास के अंदर इस सवाल को, तुम फिर नहीं पहुंचे। ओ नहीं आया मोहम्मद बख्शा हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हम 15 में खड़े हैं और 14 की गलती सही कर रहे हैं। 15 में चीजें वापस आ गई, वही तो कहते थे चीजें वापस आ गई, उसको छोड़ो, वो अगली बात उन्होंने कही हुई है कि जो ये पढ़ लो, चीजें जो है वो अगले नहीं पसंद आई हैं, जबरदस्ती रख के आ गया था। आप अपनी प्रोडक्ट बेचने गए, दुकानदार ने कहा मैंने नहीं बेचनी तुम्हारी प्रोडक्ट, यार रख लो, वापस कर देना, ना बिके तो। वो नहीं बिकी आपकी प्रोडक्ट ऐसी थी, आप दुकानदार के पास रख के आए, अरे कहा यार भाई तेरी मेहरबानी, ये जबरदस्त प्रोडक्ट है, बिकेगी यार, ये कौन लेता, यार तुम रख लो यार, वापस कर, ना बिकी तो वापस ले जाऊंगा। तो उसका फोन आ गया, नहीं बिकी वापस ले जाओ। तो कोई बात नहीं, वो हमारे साल में वापसी हुई है, उस वापसी की इन्होंने जो है वो कोई करेक्शन नहीं की, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, कर देते तो डबल गलती होती। फिलहाल छोड़ो इसको, फिलहाल सादा बात। मैं क्या कह रहा हूं, आपके 14 वाले साल के अंदर गलती है, 14 का साल तो गुजर गया है, हम इस वक्त कहां खड़े हैं, 15 के साल में। तो 15 के साल के अंदर खड़े होकर 14 की गलती को सही करने के को आप FAR 1 के आईएएस 8 के अंदर कहा करते थे प्रायर ईयर एरर करेक्शन। क्या कहते थे जी, प्रायर ईयर एरर करेक्शन। और इसमें जो आपके देखो एसेट्स लायबिलिटीज तो आपके बैलेंस शीट में पड़े होंगे, यानी कि मुझे इससे कोई मसला नहीं है। देखो मैंने डेटर को तो नहीं काटा, मैंने इन्वेंटरी को तो नहीं कुछ कहा, डिटेल को तो नहीं कुछ कहा, क्योंकि ये मेरे बैलेंस शीट आइटम्स हैं, पड़े हैं। मसला किसको है, पिछले साल के इनकम्स एक्सपेंसेस पिछले साल के प्रॉफिट में क्लोज हुए, और पिछले साल का प्रॉफिट जो है पिछले साल की आरई में अंदर क्लोज था। तो अब ये ओपनिंग आरई हमारे पास पड़ी है, पिछले साल का P&L नहीं पड़ा हुआ। तो इसलिए हमें ये आरई डेबिट, आरई क्रेडिट जो है ये कहां करना पड़ेगा, आरई में आरई में। तो ओपनिंग आरई जो है पिछले साल का क्लोजिंग आरई, इस साल का जो ओपनिंग आरई है वो क्या है, अनएडजस्टेड। वो क्या है, तो ऐसी सूरत में आप FAR 1 रिवाइज करते हुए यहां पर यूं लिखा करते थे, ओपनिंग एक बार नहीं, आप ओपनिंग को 2 बार लिखते थे, ओपनिंग और ओपनिंग, ठीक है जी। और उसके बाद फिर पता ही आपको टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आपकी आती होती है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम क्या आता है जी, पैट भी आता है और OCI भी आता है, याद है ना, ये यूं निकल के आते थे, ये ऐसे ही है ना। उसके बाद को डिविडेंड शिविडेंड है तो वो माइनस हो जाया करता था आपका, और आप क्लोजिंग तक पहुंचा करते थे, तो ठीक है। तो ये तो आपकी सारी रूटीन का काम है, वही वाला जो आप इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो मैं वो एक आखिर में इन्वेस्टमेंट्स आई थी, और वो इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो OCI वाली हैं, मैंने वो सवाल में आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने एक कॉलम खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर। ओके, तो ये जनाब आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बननी है। तो इसके अंदर जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग वो गड़बड़ है, ठीक है जी बेटा। ओपनिंग 2 बार क्यों लिखा है, इसके लिए बेटा FAR 1 में वापस जाना पड़ेगा, या मैं अभी बता देता हूं, अगर समझ आ जाए तो पूरी एडजस्टमेंट होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सवाल के अंदर जो ओपनिंग गिवन है, कितने सवाल के अंदर जो ओपनिंग गिवन है, FAR 1 पढ़ के ही आए हैं, क्योंकि ये तसल्ली अब हो गई है कि FAR 1 पास करके बच्चा इधर आया होता है, ठीक है। 2 दफा पढ़ी है तुमने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये जी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आरई गिवन है 20,000, ये आरई गिवन है ना 20,000, बोलो ये जो आरई है ये पिछले साल की क्लोजिंग आरई है जो इस साल की ओपनिंग बनी। लेकिन हम कह रहे हैं पिछले साल एक ऐसी गलती हुई थी जिससे पिछले साल के प्रॉफिट्स को सही करना पड़ना है। अब पिछले साल के प्रॉफिट्स कहाँ पड़े हुए हैं, ये आरई के अंदर। किसने पूछा था क्यों कर रहे हैं ये ओपनिंग 2 बार, हाँ, तो ये पिछले साल के प्रॉफिट्स कहाँ क्लोज हुए पड़े, इधर रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो फिर जो वो प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट है उसको मैंने क्या कहा है, कहाँ पर हिट करना है, आरई को। तो क्या आरई के अंदर इस पैट को हिट कर सकते हैं, इसी को तो हिट नहीं कर रहे। डिविडेंड वैसे अलग चीज है, क्लोजिंग को तो नहीं ना, क्लोजिंग तो इस साल की क्लोजिंग आ रही है। तो मतलब क्या है, पिछले साल के प्रॉफिट्स ओपनिंग आरई में पड़े हैं, इसी के अंदर गलती है, इसको क्या कर लो, सही कर लो। तो इसके लिए हम लिखा करते थे प्रायर ईयर एरर करेक्शन। क्या लिखते थे जी,
तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रायर ईयर एरर का असर, ठीक है ना। तो अब वो असर निकालने लगे हैं, देखो जरा, सब ध्यान से देखना, जरा सब ध्यान से देखें जरा, मुझे बताएं। अब मैंने बड़ा सुकून कर दिया है, इधर देखें, एडजस्टमेंट बड़ा सुकून कर दिया है। कितने गई एडजस्टमेंट सुकून जड़ा होया, ये सुकून तो कवर में है। आर ई डेबिट, आर ई की नेचर क्या है? क्रेडिट। आर ई की नेचर क्या है? नहीं 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 यकीन आ रहा तो इधर देखो, जो आपने ओपनिंग लिखा है पॉजिटिव, वो किस तरफ से उठाया है? क्रेडिट साइड से। तो रिटेन अर्निंग से क्रेडिट प्रॉफिट्स है ना, नेचर क्या है। और अगर पॉजिटिव पड़ा होता, वो मतलब डेबिट पे पड़ा होता, तो ये तो रिटेन अर्निंग नहीं होती, तो लॉसेज अक्यूमुलेट हुए पड़े होते, वो डेबिट साइड पे लिखते हैं आप, ठीक है ना। बहरहाल रिटेन अर्निंग की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्या कर दो? डेबिट। डेबिट मतलब कम, तो माइनस 10,000, ठीक है। उसके बाद आर ई क्रेडिट, हाँ जी, बढ़ा दो, क्रेडिट नेचर बढ़ा दो, प्लस, अब ये मैं प्रायर एरर, प्रायर ईयर एरर आप लिख ले हैं, प्रायर ईयर एरर आप लिख लें प्लीज जी। तो मैं क्या कह रहा था जी, 10,000 प्लस हुआ था, प्रायर ईयर एरर आपने लिखना आगे, बल्कि पूरा लिखें आप, तो पूरा लिखेंगे, मैं भी लिखवाता हूं, प्रायर ईयर एरर करेक्शन। क्या लिखेंगे? प्रायर ईयर एरर करेक्शन। मेरे पास जरा जगह की कमी है जी, प्लस, पहले प्लस 10,000 तो लिख लूं, क्यों माइनस, क्यों, सॉरी सॉरी, हाँ डेबिट जी, -10 प्लस 8,333, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आर ई क्रेडिट, यानी वो टैक्स क्या हुआ था, हमने कहा था प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी कम हुआ है, टैक्स एक एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट ने बढ़ना होता है, तो आर ई प्लस 583, ठीक है जी। तो ये जो जनाब आपका, ये आपका एडजस्टमेंट का इंपैक्ट आ गया, कितना है जी टोटल में ये इंपैक्ट? माइनस, अब ये देखो, -1084, -10, ये जब हो जाएगा तो उसके बाद, अच्छा में ना एक 20,000 फिगर, 20,000 में एक छोटा सा मसला है, इसलिए वो काट के दोबारा लिखवाऊंगा मैं आपसे, लेकिन फिलहाल उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, वरना बिल्कुल ही घूम जाएंगे, बिल्कुल सवाल के एंड पे करेंगे। ये जरा सही करके बताएं, ये जो भी फिगर होगी ये सही फिगर होगी, बस, ठीक है। ये जो भी होगी ना लिखे, कोई दो फिगर्स काटनी पड़ेंगी, ये जो भी फिगर्स होंगी वो सही फिगर्स होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं फिलहाल इस 20,000 को यहां से हटा रहा हूं, सिर्फ ये एडजस्टमेंट कर ली, ओके डन। तो सिर्फ इस एडजस्टमेंट को नोट कर ले जी। हाँ ओपनिंग ही है, लेकिन उसमें कुछ और मसला है, छोड़ो उसको, ओपनिंग ही है वो, समझो। अगर वो मसला ना हो तो ओपनिंग लेंगे, उसको सही करेंगे और आगे सवाल वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आर ई को मैंने हिट किया है, आर ई डेबिट, आर ई क्रेडिट, आर ई क्रेडिट, तो ये नेट में इंपैक्ट आर ई को डाल दिया, ठीक है ना। लिखा है यार, लिखा है, हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आगे ना जवाब लिखना इसका, फिलहाल रुक जाओ। हो गया ना ओपनिंग, सही हो गया ना, हाँ। ओपनिंग लिख क्यों रहे हैं? रिटेन्ड अर्निंग के अंदर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग नहीं लिखते होते। एक मिनट, ट्रायल में क्लोजिंग कैसे हो सकता है? ट्रायल के अंदर सेल्स, इनकम से पता नहीं लटरम पटरम सारे पढ़े, पीएनएल बना नहीं है, प्रॉफिट निकला नहीं है, केड़ी जिंदगी से ट्रायल पढ़ के आए हैं असी, वो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल था। फिर एक और सवाल भी मैंने करवाया था उसके बाद या उससे पहले, क्लिफ्टन वाला सवाल पहले किया था हमने या बीएसएड वाला पहले किया था? बीएसएड वाला किया था, उसमें लिखा था पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल, और मैंने वहां पे कहा था बेटा यहां पे इनकम एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे, मतलब रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग है, क्योंकि प्रॉफिट निकल चुका है, उसमें ऐड हो चुका है। फिर हम गए क्लिफ्टन वाले सवाल में, दिखाता हूं क्लिफ्टन वाला सवाल 9वां था, 9वां, ये इसमें फिर मैंने आपको कहा था ओहो इनकम्स एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं ट्रायल में, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बनना बाकी है, प्रॉफिट निकलना बाकी है, तो फिर ट्रायल में पड़ा हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस ओपनिंग ही होगा। उसने लिख दी थी डेट, उसकी मेहरबानी, ना भी लिखता तो इनकम्स एक्सपेंसेस अवेलेबल, मतलब ही यही है। देखो ना बेटा, अभी इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है, यहां से प्रॉफिट निकलना है, ये प्रॉफिट इसमें ऐड होना है, तो ये क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये उसूली बात है, ये उसूली बात है, ये लिखा नहीं है तो लिख लेंगे, अगर आज टाइम मिला तो आज लिख लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने उस दिन भी बोला था, ये शायद मैंने ये रूल लिखवाया भी था, FR 1 में तो होता ही है, यहां पे भी लिखवाया होना है, देखो जरा,
नहीं है तो फिर FAR1 वालों को, उनको तो अभी लिखवाया ही नहीं, उनका ट्रायल आया ही नहीं अभी। ये क्या लिखा हुआ है? दूसरा लिखा हुआ है। बहरहाल 2-3 चीजें लिखवानी है मैंने, फिलहाल उसमें से एक सिर्फ बोल दी है। क्या ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं? तो इंट्रो FAR1 कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आते हैं आप, ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है P&L अभी बनना बाकी है, वो बनेगा, प्रॉफिट निकलेगा, रिटेन अर्निंग में ऐड होगा तो वो क्लोजिंग बनेगी ना। तो फिर ट्रायल के अंदर रिटेन अर्निंग ओपनिंग ही है। जिस ट्रायल में सेल्स एक्सपेंसेस पड़े हों उस ट्रायल में नजर आने वाला रिटेन अर्निंग का बैलेंस ओपनिंग होता है, और जिसमें ये नजर ना आए उसमें रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्लोजिंग। BSZ में नजर नहीं आ रहे थे रिटेन अर्निंग क्लोजिंग, क्लिफ्टन में नजर आ रहे थे तो क्लिफ्टन में आपने वो मैंने बनवाया था जबरदस्ती वहां पे चेंज इन इक्विटी को, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं थी क्लिफ्टन में, उसको जाके देखो, उसके अंदर ओपनिंग रिटेन, उसमें डेट लिख दी थी ना, जिंदगी आसान हो गई थी। ये ओपनिंग डेट लिखी हुई है, डेट की वजह से हम डिसाइड ही नहीं करते। हमारा डिसीजन किस बेस पे है? ट्रायल में अगर इनकम एक्सपेंसेस नजर आएंगे तो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस ओपनिंग, और अगर नजर नहीं आएंगे तो फिर कहां गए? प्रॉफिट निकल आया होगा, P&L बना होगा, प्रॉफिट निकला होगा, प्रॉफिट भी नजर नहीं आ रहा तो मतलब फिर ऑब्वियस बात है रिटेन अर्निंग्स के अंदर वो जाकर ऐड हो गया, रिटेन अर्निंग क्लोजिंग हुई पड़ी। ट्रायल बन गया हो और उसमें इनकम एक्सपेंसेस ना हो तो कहां गए? P&L में। P&L के से प्रॉफिट निकला, वो नजर नहीं आ रहा, वो कहां गया? रिटेन। तो फिर रिटेन अर्निंग को क्लोजिंग अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उसूल लिख लो। चलो एक तो लिख लिया, आप एक बोल दिया तो ये लिख भी लो। नंबर 1 लिख लो, 3 से 4 चीजें लिखवानी है, एक लिख लो। नंबर 1, जिस ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस नजर ना आए उस ट्रायल में नजर आने वाले रिटेन अर्निंग्स क्लोजिंग होता है। जिस ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस, सेल्स, परचेज, इनकम एक्सपेंसेस, जिस ट्रायल में सेल्स, इनकम, सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह, यूं लिखें, सेल्स जरा नॉर्मली होता है लाजमी। जिस ट्रायल में सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह नजर ना आए उस ट्रायल में नजर आने वाला रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस क्लोजिंग होता है। और जिस ट्रायल में सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह नजर आ रहे हों, जिस ट्रायल में सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह नजर आ रहे हों उस ट्रायल में पड़ा हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस ओपनिंग होगा। वजह समझ आ रही है ना? ले जी, छाड़ दो हुण ऐदी जान। नहीं, अभी एडजस्टमेंट पूरी करानी है, डबल एंट्री पूरी करवाता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे पॉसिबिलिटीज तो हमारे पास पड़े हैं ना, रेक्टिफाइंग एंट्री की है 3, अब मैं वो पूरी कराता हूँ, ठीक है? बस आप अगर इसको हजम कर चुके हैं, जो चीज़ देखनी है देख लें, फिर मैं इसकी डबल एंट्री पूरी करवाऊँ। ओके जी, को मसला नहीं है तो अब डबल एंट्री पूरी करें, यही है ना? लो चलो जी, शुरू करते हैं जी काम। ले जी, आरई डेबिट डेटर्स क्रेडिट। हाँ, ये पढ़े होंगे इधर करंट एसेट्स के अंदर क्या चीज, स्टॉक नजर आई थी, स्टॉक के नीचे डेटर्स। अच्छा, डेटर्स सवाल से उठाने बेशक उठा लो, मैं तो कहता हूं फिलहाल ये जगह खाली छोड़ दो, ठीक है? स्टॉक में भी एडजस्टमेंट आनी है तो बेशक छोड़ दो खाली जगह, ये जगह खाली छोड़नी है, ट्रायल वाली फिगर यहां पे उठा के लिख लेंगे, ठीक है? तीसरी चीज क्या है? डीटीएल का ये लेजर बना लो, DTL/A जो भी लिख दो, ठीक है? जो भी चीज आए। तो अब ये 3 एसेट साइड्स के आइटम्स हैं जो हिट हो रहे थे एंट्री में, और जो एक्सपेंस इनकम साइड की हिट थी वो हमने कहां डालनी है? रिटेन्ड अर्निंग में। अब डबल एंट्री करके जरा दोबारा से ना, ठीक है? ले जी, तो प्रायर ईयर चूंकि एरर करेक्ट हो रहा है, इसलिए अब बात सब पक्की समझ आई है? प्रायर ईयर एरर, इस साल का एरर करेक्ट होता तो इस साल की सेल को सही करते, कॉस्ट ऑफ सेल को सही करते, टैक्स को सही करते, लेकिन ये तो पिछले साल का एरर करेक्ट हो रहा है। तो फिर पिछले साल की इनकम एक्सपेंसेस तो आरई में क्लोज हो चुके हैं, तो हम ये आरई को ही हिट कर देंगे, रिटेन अर्निंग को हिट करेंगे। अब
रेक्टिफाइंग होने लगी एंट्री। आरई डेबिट, डेटर क्रेडिट। आरई की नेचर क्रेडिट है, डेबिट मतलब माइनस। तो आरई डेबिट, अब क्योंकि दो तीन आइटम्स थे तो मैंने इसलिए यहां पे ब्रैकेट डाल दी। आरई डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। जरा फिगर देखो डेटर की कितनी को है, ट्रायल में नजर आ रही है 37 आ ही जाएगी पूरी, मैंने कहा जगह काटते नहीं छाड़ दी जी। नेक्स्ट इन्वेंट्री डेबिट, आरई क्रेडिट। हाँ जी, इन्वेंट्री डेबिट कर दूं, ये कर दूं इन्वेंट्री डेबिट, कोई मसला है? क्या मसला है? ओ ये तो पिछले साल की इन्वेंट्री थी जो इस साल पीएनएल के अंदर कहीं नजर आती है। हाँ हाँ, डेटर कहीं ओपनिंग नजर आते हैं आपको पीएनएल में, कहीं बैलेंस शीट में। स्टॉक का मसला ये है ना, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनता है, और इस साल के क्लोजिंग का पिछले साल के क्लोजिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस साल वाला ओपनिंग सबसे पहले इस्तेमाल हो जाता है और इस साल वाला क्लोजिंग आ रहा होता है, इसलिए ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नहीं पड़नी, ये एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक के अंदर पड़नी है। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का होता है ना, और बोलो ये ओपनिंग स्टॉक ट्रायल से उठाएंगे आप, ये वाला, ठीक है, और उसके अंदर आप एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसके अंदर ऐड लेस वगैरह करके आप पहुंच जाते होते हैं। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ सेल आप अल्टीमेटली पहुंचेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज मैन्युफैक्चर्ड आता है ना, लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे आप जल्द मंजिल पे पहुंचेंगे। ये कोई आम एडजस्टमेंट होती तो ये आम क्लास में हो गया होता सवाल, ये संडे को ही करवाया जाता है हमेशा, ताकि आप तसल्ली से समझें, कोई जल्दी ना हो समझाने वाले को भी और समझने वाले को। तसल्ली से मैं सारी एंट्री आराम से करूँगा, वैसे भी पता है यही तो इन्वेस्टमेंट है, बाकी सवाल तो हाँ एक दो एडजस्टमेंट्स हैं छोटी छोटी जो थोड़ा सा इससे कम लेवल की तंग करने वाली, लेकिन ये हैवी एडजस्टमेंट है। लें जी, अब आरई डेबिट, डेटर क्रेडिट। दूसरी चीज, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था ना जिसमें गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है इस साल का, तो ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री डेबिट और आरई क्रेडिट। इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 8333 से, और आरई क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्लस 8333 से। और आखिरी एंट्री डीटीएल है या ए है, जो भी है वो अकाउंट डेबिट और आरई क्रेडिट। तो ये अकाउंट डेबिट कितने से? 583 से, और आरई क्रेडिट मतलब प्लस 583। डन हो गया जी, ये तीनों एंट्रीज पोस्ट हो गई हैं, तसल्ली से इनको देख लें। इसके अगेंस्ट क्या लिखोगे आप? आरई चल गई है वैसे आप लोगों के जज्बात पे, अरमानों पे, जो सुबह सुबह खुश खुश आए थे, पता नहीं हम जो है वो फाइनल अकाउंट फतह कर लेंगे। पहली ही जो है ना वो क्या कहते हैं यलगार के अंदर फाइनल अकाउंट के आप लोग तो कहीं खसो खाशाक की तरह बह गए हैं। उर्दू इज कमिंग फास्ट टुडे। तसल्ली से देखें और क्वेश्चन तो पूछ लें। वैसे हुण बची तो कोई नहीं होनी गुंजाइश, बहुत आराम से किया इस एडजस्टमेंट को, आधे घंटे से ऊपर हो गया इस एडजस्टमेंट को शुरू किया। ये यूं तस्वीर अगर खींचनी हो किसी ने तो ये पिक्चर इस वर्किंग की, ये इसकी फिर पोस्टिंग। ये काम इधर क्यों नहीं कर सके? क्योंकि 14 की गलती थी, 14 के प्रॉफिट्स नहीं है, कहां पड़े हैं? आरई में, तो आरई में उनको सही कर दिया। लेकिन एसिड्स तो एज ऑन होते हैं, तो डेटर और डीटीएल तो एज ऑन मिल गए। हाँ, ओपनिंग स्टॉक भी असल में मसला क्या, क्लोजिंग वाला जो है वो ओपनिंग बना पड़ा होता है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं ओपनिंग स्टॉक की गलती थी, तो उसको सही कर दिया। ओपनिंग स्टॉक के अंदर ये नजर आता है हमारे पास है, ठीक है जी। अगर आप ड्राफ्ट बना चुके हैं तो फिर जाहिर है, हाँ फिर आपने टैक्स खुद निकालना था तो फिर अलग बात है। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ सकता है, इस तरह का सवाल एक हमने किया था शायद 11वां सवाल गालिबन, जिसके अंदर वो प्रॉफिट अगर करंट टैक्स निकाल चुका है, अगर वो टैक्स निकाल चुका है आफ्टर एडजस्टमेंट, तो फिर आपको ये सही करना पड़ेगा टैक्स भी। बहरहाल बिल्कुल सेम कंडीशन हो ना, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या वो टैक्स एक्सपेंस निकाल चुका है।
अगर वो टैक्स एक्सपेंस निकाल चुके आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो टैक्स निकला है आपके हिसाब से तो वो नहीं बचेगा, क्योंकि आपने तो कोई सेल भी छेड़ी है, कॉस्ट ऑफ सेल भी छेड़ी है, तो आपके प्रॉफिट तो छिड़ गए। लेकिन छोड़ें, फिलहाल छेड़े ना छोड़ें, ये कर लें। अगर मगर पे आप पहुंच गए, इसका मतलब ये समझ आ गई आपको। चलें आगे। और छट दो एडजस्टमेंट दी जान। अच्छा देखो, आसान एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। देखो अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। द एक्सपोर्ट लाइसेंस, वो किसकी बात हो रही है? अच्छा, इंटांगिबल हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर एक्सपोर्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए ये लिया है, तो इसकी अमोर्टाइजेशन अगर हुई तो कहां जाएगी? है एडमिन में। खुदा को ऐसे एडमिन बोला है, सेलिंग बोला है, बोलो सेलिंग बोलो, फिर एडमिन नहीं बोला तो सेलिंग बोल दो। फिर क्यों? एक्सपोर्ट क्या होता है? सेल ही है ना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लिया है, तो इसकी अमोर्टाइजेशन जो होगी वो सेलिंग एक्सपेंस बनती है। एक्सपोर्ट लाइसेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। अच्छा, असल में ना वो अभी तक निकल ही नहीं पाए इधर से। ये एडजस्टमेंट आपके सामने है। इसमें से क्वेश्चन है तो इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछो, इसकी पोस्टिंग में से कोई मसला है तो पूछो। हैं? इन्वेंट्री किसी और के पास पड़ी थी, हमारी थी। इन्वेंट्री विद अदर पार्टीज किसी की इन्वेंट्री नहीं होती। हमारी किताबों में दो तरह की इन्वेंट्री नजर आ रही होती है। सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब ही यही है। सेल, पिछले साल की बैलेंस शीट अगर सही बनती, मतलब उन्होंने तो पिछला बैलेंस शीट दी नहीं हुई, लेकिन अगर हम सही वाली बैलेंस शीट बनाते, हम ये सेल ना बुक करते, हमारे स्टॉक का ब्रेकअप होता। इन्वेंट्री लाइंग एट शाहीन्स प्रेमिसेस, इन्वेंट्री लाइंग एट कस्टमर्स प्रेमिसेस। इन्वेंट्री हमारी है, हमारी बैलेंस शीट में नजर आती स्टॉक के अंदर। यही तो फर्क है। सेल हमारी अगर नहीं है तो मतलब हमारा स्टॉक है, और अगर सेल हो जाती तो फिर हमारी इन्वेंट्री नहीं थी। ठीक है, तो इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर, इन्वेंट्री एट कस्टमर प्रेमिसेस, उसकी इन्वेंट्री नहीं है। उसकी इन्वेंट्री हो तो फिर तो हमने सेल कर दी। हम सेल ही तो नहीं कर रहे होते थे, तो वो हमारे ही स्टॉक है बेटा। दो जगहों पे पड़ा है। ठीक है, एक आपका पैसे आपकी जेब में पड़े, एक आपके पैसे आपके घर, आपके वाले साहब के उसमें डब्बे में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका ही स्टॉक है, इधर भी उधर भी। ओके, डन। और सवाल? अब इससे निकल आए, क्या ख्याल है? इससे निकल आए, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें और पोस्टिंग करें। पॉज करें। अच्छा जी, फिर आप लोगों का आखिरी फैसला है। मैंने उधर फाइनल कर दिया फिर। ठीक है, मैंने एक बार पूछा है। ठीक है ना, अब कुछ नहीं हो सकता। ऑडिट वाली क्लास में जाके बैठ जाना आपको। अच्छा जी, एक्सपोर्ट लाइसेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर एक्सपोर्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड इज इफेक्टिव फॉर 5 years। क्या मतलब? हमें जो लाइसेंस मिला है हुकूमत से वो कितने साल के लिए है? 5 साल। ठीक है, अगली बात, हाउएवर एक्सपोर्ट कमेंस फ्रॉम 1 जुलाई। अच्छा, 31 दिसंबर तक का मतलब क्या है? 19 तक, मतलब 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 18, उलट आ रहे हैं। 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 15। 1 जनवरी 15 का मतलब हमारे साल के दरमियान में ये आया था। क्या ख्याल है? अब हमारे साल के दरमियान में ये 1 जनवरी 15 को आ गया है लाइसेंस, लेकिन हम इतने सुस्त लोग हैं, ये जो भी मसले मसाइल थे, हमने जो जिस एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस मंगवाया था वो एक्सपोर्ट ही कब शुरू हुई? अगले साल। भाई ये 30 जून 15 हमारा साल एंड हो जाएगा, अगला साल 1 जुलाई शुरू हो रहा है। पता है, 1 जुलाई से अगला साल शुरू हो रहा है। तो क्या करें? अमोर्टाइज नहीं करते? अमोर्टाइज नहीं करते? क्या हमारा लाइसेंस उस दिन से, ये एसेट इंटेंजिबल उस दिन से अमोर्टाइज होना शुरू होगा जिस दिन से ये अवेलेबल फॉर यूज है, या उस दिन से शुरू होगा जिस दिन ये एक्चुअली यूज हुआ? भाई हुकूमत ने तो 5 साल बाद कहना है चलो जी बस काम कहानी खत्म। तो आपका तो एसेट अवेलेबल फॉर यूज 31 दिसंबर 19 को, यानी सॉरी 31 दिसंबर
यकम जनवरी 15 से आपको अवेलेबल फॉर यूज हो गया था। मैंने ये उलट वर्किंग करके यहां से निकाला है ना। ये 31 दिसंबर 19 का मतलब क्या है, यकम जनवरी 15 से ये 5 साल बनते हैं, यही है ना। उसने कहा था 5 साल के लिए वैलिड, ऐसे ही है। तो ये यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 19 बनता है, 5 साल, ठीक है ना। तो हमारे साल के अंदर ये दरमियान में आया है। हमारे साल में 6 महीने ये अमोर्टाइज हो या ना हो, क्वेश्चन ये है। अगर आप कहते हैं कि ये जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हुआ, अवेलेबल फॉर यूज, उस दिन से अमोर्टाइज करें तो फिर 6 महीने की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। अगर आप कहते हैं नहीं, जिस दिन से एक्चुअली यूज हुआ उस दिन से अमोर्टाइजेशन हुई, तो फिर हमारे साल में कोई अमोर्टाइजेशन नहीं आएगी। बताओ क्या करना है। जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हुआ है उस दिन से अमोर्टाइजेशन करनी है, तो इस लाइन को इग्नोर करना था और इसकी 6 महीने की अमोर्टाइजेशन आपने ले लेनी है, ठीक है। तो करें जी, इसकी एंट्री बता दिया कहां पे करनी है। जी बच्चों, क्या फिर ख्याल है, कितनी कॉस्ट है इसकी, कितनी कॉस्ट है। 6000 का इंटेंजिबल आया, 6000 डिवाइड बाय 5 इंटू 6/12 कितना बनता है, 600। ये इसकी अमोर्टाइजेशन है, ठीक है। अब इसकी अमोर्टाइजेशन क्या फैसला हुआ है हमारा, कहां पे आएगी। तो ट्रायल वाली फिगर एक होती है, आपको पता है, उसकी जगह आप छोड़कर सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर लिखें जी अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब इधर देखें जी, यहीं पे शो कर देते, 6000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12, ठीक है। पता नहीं और शायद इतना रश तो नहीं लगेगा, वैसे नज़र तो कोई ज़्यादा नहीं आई थी एडजस्टमेंट इसकी, लेकिन फिर भी चलो जी। 6000 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई एक साल की डेप्रिसिएशन, इंटू 6/12 जी, कितना 600 से आपने एंट्री पास करनी है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, यहां पे आके लिखो इंटेंजिबल एसेट। नोट्स तो मांगे नहीं हुए, ठीक है। ट्रायल वाली फिगर लिख लेना, फिर जब ट्रायल में जाना, ये 600 क्रेडिट। मैं तो ट्रायल वाली फिगर आपने देख ही ली है, तो आप इसको लिख भी सकते हो। कितना था जी, 6000 ही था ना, ठीक है। तो 6000 का इंटेंजिबल है। अब उसकी अमोर्टाइजेशन की एंट्री क्या बनी, ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूम्ड अमोर्टाइजेशन या एसेट क्रेडिट, ठीक है। आसान एडजस्टमेंट है, मुश्किल आसान है जी। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट 30 मिलियन। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज कितनी है जी, 30,000। वो नीचे मिलियन कहता रहे, अब क्या करें, सवाल हमारा 1000 में चल रहा है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस होता है, ऐसा ही है ना। तो ये माइनस मैंने यहां पर लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं ना जी। क्या स्टॉक यहां पर आएगा, हाँ दोनों ही कर लो, डबल एंट्री सही कह रहे हो। स्टॉक यहां पर, स्टॉक कौन सा आना है,
करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग, तो इसकी एंट्री होती है ना स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये ओपनिंग फिर ओपन होता है और सबसे पहले इस्तेमाल हो जाता है। इसीलिए जो पिछले साल की एडजस्टमेंट थी वो हमने ओपनिंग स्टॉक में डाली थी, स्टॉक क्लोजिंग में नहीं डाली थी। ठीक है जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये डबल एंट्री कर लें आप। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी डबल एंट्री होती थी इंट्रो के अंदर, यही डबल एंट्री होती थी, स्टॉक डेबिट एजाज भाई और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। डिटेल ऑफ पीपीई इज एज फॉलोज। पढ़ो यार, कुछ हो सकता है, ऊपर डाटा गिवन है लेकिन इकट्ठा पीपीई का, लैंड अलग नहीं, बिल्डिंग अलग नहीं, प्लांट इक्विपमेंट अलग नहीं, सब इकट्ठा है और नीचे इंफॉर्मेशन दे दिया उसने। ये अब दो बातें आपने बतानी है, जैसे मैंने एक रूल लिखवाया ना आज आपको रिटेन अर्निंग्स का, ऐसे ही दूसरा जो है वो अक्यूमुलेट रिडक्शन का भी लिखवाऊं ना, भी बता जरूर देता हूं, ठीक है। लेकिन आपने भी क्या करना है, ट्रायल से जाके पीपीई को ढूंढना है, कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, और उसके बाद ये सारी कथा कहानी आपने पढ़नी है और पढ़ के डिसाइड करना है कि ये पीपीई या डिडक्शन जो ट्रायल में नज़र आया था, पढ़ते हुए गुजरे थे, वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, इस साल की डिडक्शन एक्सपेंस चार्ज हो गया है या होना है, और अगर हो गया है तो क्या करें, अगर होना है तो क्या करें, कैसे कैलकुलेट करें, ज़रा थोड़ा सा पढ़ें 2 से 3 मिनट में। दो से 3 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगे भाई, 1 मिनट पढ़ लें बस, और अगर कुछ करना है साथ तो फिर 2 मिनट आप चल सकते हैं। पीने किसी और ने पानी पीना कैसे, ठीक है, पीना तो ब्रेक के बाद इसको भरेंगे, बाहर से जाके पी लेना, फिर आखिरी बार पूछा तुमने। सबसे पहले तो लैंड को डेप्रिशिएट कर लेंगे, हैं? नहीं, अच्छा नहीं करते यार, नाराज क्यों होते हो? अच्छा जी मामला कुछ ऐसे है कि पीपीई की कॉस्ट उसने दे दी है 86,000, और सवाल के अंदर कोई एडिशन डिस्पोजल की बात नहीं हो रही है। अच्छा 86,000 ना बेसिकली टोटल है, अगर आप गौर फरमाएं तो ये ऐसा ही है। तो अब क्या करें जी, कुछ हो नहीं सकता, नोट तो इसका बन नहीं सकता, ठीक है। नोट अगर बनाने, अगर अच्छा नोट बन सकता है वैसे, बाय द वे नोट क्या बन सकता है, ये 36,000 कितना 86,000 अलग अलग है ना, मतलब अगर वो नोट्स मांगता ना तो मैं यूं बनाता नोट, लैंड, ठीक है। अब उसमें हम करते जी ओपनिंग कितना 30,000, अच्छा 20,000, बिल्डिंग 36,000, प्लांट मशीनरी, ये 10 कौन बोला? अच्छा उसके बाद हम इस तरह से लिखते हैं जनाब कि यही क्या है क्लोजिंग, यूँ डिब्बे बनते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन चूंकि सवाल में नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको ज़रा प्रैक्टिस करा रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है, BSZ याद करवा रहा हूँ, ठीक है। और 30,000 ये क्या आ जाती है हमारे पास, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ऐसा ही है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती, और उसके अंदर ओपनिंग, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग आ जाती होगी। तो ओपनिंग सवाल के अंदर अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, होती तो ले लेते और फिर फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन निकाल लेते और फिर क्लोजिंग आ जाता। लेकिन ये सारा काम करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसने नोट्स नहीं मांगे। अब नोट्स अगर नहीं मांगे तो फिर ये सारा काम करने की बजाय पीपीई के अंदर एनकी हो गया भाई, वो मंगवा दें यार कोई, चलो इससे ट्राई करते हैं ज़रा, इससे ट्राई करते हैं ज़रा, इससे कुछ गुजारा हो गया। अच्छा जी, तो पीपीई का हम नोट नहीं बना रहे, बस इस वर्किंग को करने लगे हैं जी, ठीक है। इस वर्किंग के अंदर क्या ले लेंगे हम, कॉस्ट
ट्रायल से उठाएंगे, ट्रायल से कितनी है 86,000 इकट्ठी, और इसमें से हम लेस कर देंगे, देखो ना पीपीई उसने इकट्ठा दिया हुआ है, अलग नहीं दिया हुआ, तो हम इसको अलग कर ही नहीं सकते। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लेना है ब्रॉड डाउन प्लस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कैरी डाउन, और यहां से आंसर निकाल कर फेस पर ले जाना है। समझ आती है बात की? ठीक है, तो सवाल के अंदर 86,000 गिवन है, ट्रायल के अंदर 86,000 गिवन है, बोलो ये 86,000 हमारी कॉस्ट है, यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग है, क्योंकि सवाल के अंदर कोई एडिशन कोई डिस्पोजल का डाटा गिवन नहीं है। तो बता रहा हूं कि ट्रायल वाली चीज ओपनिंग है, कब ओपनिंग कब क्लोजिंग। एक चीज जो टेक्निकल होती है वो रिटेन्ड अर्निंग होती है, उसके बारे में बताया भाई के सवाल की बरकत से। दूसरी चीज बता रहा हूं पीपीई एसेट अकाउंट कॉस्ट, ये कब ओपनिंग कब क्लोजिंग। भाई अगर कोई एडिशन डिस्पोजल है तो फिर उसका ओपनिंग डिफरेंट होगा, क्लोजिंग डिफरेंट होगा, लेकिन अगर सवाल के अंदर ट्रायल में वो 86,000 दे रहा है और पूरे सवाल में देखा, आपने पढ़ा एडजस्टमेंट को, मैंने पहले आपसे पढ़ाया है, बाद में मैंने खुद पढ़ूंगा, अभी कहीं भी आपने नहीं लिखा हुआ देखा कि कोई एडिशन या डिस्पोजल है तो फिर यही ओपनिंग है और यही क्लोजिंग है। ठीक है ना, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट एज एट 30 जून 1486। अच्छा ये ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट एज एट 30 जून 14, और यहाँ पर 30 जून 15 पे भी 86 है। चलो ये तो बताया हुआ है। अच्छा मैं तो आपको इसलिए तैयार करा था ना बताया हो, यानी अगर ये वाली लाइन ऐसे ना लिखी होती, कॉस्ट का ब्रेकअप सिर्फ लिख देता, या 30 जून 15 पे कहता कॉस्ट इतनी और चुप होता, तो अजम्पशन क्या होती, यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग है। लेकिन यहाँ तो क्लियर हो गया, रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गया। ये क्या है जी, कॉस्ट। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ट्रायल से ओपनिंग उठा सकते हैं, उठा लें, अभी नहीं बाद में उठा लेंगे। कितनी को फिगर है वैसे बाय द वे, चलो यहाँ पे पूरी आ जाएगी। उसके बाद अब हम क्या कर लें, हम ये डेप्रीसिएशन चार्ज कर लें। अब लैंड के ऊपर तो डेप्शन होनी नहीं है, दो ही एसेट्स हैं जिनकी डेप्रीसिएशन आनी है, एक बिल्डिंग, दूसरा प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपी में तो यही दो है ना, तीसरा तो इंटेंजिबल था, वो तो अलग डील कर लिया हमने। ठीक है, आज नोट्स नहीं बना रहे, वर्किंग्स कर रहे हैं। अब बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन करनी है, 36,000 इसकी कॉस्ट है, 20 साल इसकी लाइफ है। कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, और फिर जो डेप्शन निकलती है वो डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल को 75, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग को भी कहते हैं, पता है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बात होती है। 15% सेलिंग को और 10% एडमिन को चार्ज करनी। पहले निकालोगे फिर ही चार्जिंग होगी ना, तो फिलहाल पहले निकालते हैं, मैं डबल एंट्री करवाता हूं। 36,000 डिवाइड बाय 20, यहां पे मैं निकाल रहा हूं, इधर देखो जरा, डेप्रीसिएशन किस चीज की जी, डेप्रीसिएशन किस चीज की जी, बिल्डिंग की। अब देखना सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना जी, 36,000 डिवाइडेड बाय 20, लेकिन इधर नहीं लिख लेना इस आंसर को, क्योंकि ये जो आंसर निकला है डेप्शन एक्सपेंस जो निकला है ये अभी बांटा जाएगा। ठीक है, तो कितना आता है जी, 1800 पूरा आ गया। ये देखो इसकी एंट्री क्या बनी, 1800 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब वो अलग बात है कि डिडक्शन एक्सपेंस जो है ये डेबिट एक जगह पे नहीं कई जगह पे होना है। कॉस्ट ऑफ सेल में कितना जी, 1350। ठीक है, बोलो। उसके बाद सेलिंग है, उसके बाद सेलिंग है डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग। लेकिन अब ये सहूलत हो गई कि यहां पर हमारे पास 1800 की फिगर निकल चुकी है। सेलिंग में कितने परसेंट जाना है, ध्यान से देखना, 15-10 सही वाला 270। और तीसरा एडमिन है, ट्रायल वाली जगह छोड़ दो, और डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग। अब ये फिगर निकल चुकी, शुक्र है। कितना परसेंट, 10%, 180। तो ये तोड़फोड़ बाद में करो ताकि एंट्री आपकी परेशान ना हो, मिस ना हो। एंट्री क्या होती है, असल में ना एक्सपेंस यूं डेबिट हुआ, एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, लेकिन अब ऐसे नहीं ना हम डेबिट कर सकते, इसलिए पहले मैंने निकलवा दिया एक जगह पर और डबल एंट्री पूरी करवा दी, फिर उसकी पोस्टिंग। ये देखो एक्सपेंस डेबिट अब जाके हुआ, 3 जगह पर टूट के हुआ है ना, और अक्यूमुलेटेड डिडक्शन एक ही दफा क्रेडिट। तरीका क्या देखा, ये यहां पे निकाल लिया, इस फिगर से एक्सपेंस डेबिट
एक्यूमुलेशन क्रेडिट कर दिया, अब ये एक्सपेंस जो डेबिट होना था ये तोड़ तोड़ के जहां जहां पे होना था कर दिया। ठीक है, जल्दी से प्लांट एंड इक्विपमेंट करो, अब होगी प्रैक्टिस आपकी। जी ले आओ इधर। फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट का एक कॉन्सेप्ट होता था, इंट्रो में आपने पढ़ा होगा, फिर R1 में पढ़ा होगा, कुछ याद पड़ता है? एक ऐसा एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ पूरी हो गई, मतलब 5 साल के लिए आपने एक एसेट लिया था 100 रुपए का, हर साल 20-20 करके डेप्रिशिएट करते रहे, 5 साल खत्म हो गए, उसकी पूरी कॉस्ट डेप्रिशिएट हो गई, छठे साल भी वो एसेट सही चले जा रहे हैं। अब क्या मतलब, अगर फुली डेप्रिशिएट हो गया तो यूज करना बंद कर दें? क्या किसी ने आपको पाबंदी लगाई हुई है कि आप 5 साल बाद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप देखोगे हो गया बेहतरीन चल रहा है, इसको जरूरत ही कोई नहीं है तब्दील करने की, चलता रहे, लेकिन आप उसको मजीद डेप्रीशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि 100 वाला एसेट मैक्सिमम 100 रुपए की वैल्यू लूज कर सकता है। आप नेगेटिव एसेट पे चले जाओगे, मजीद डेप्रीशिएट किया तो नेगेटिव एसेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अकाउंटिंग के अंदर। बात समझ आई? अब आपके एसेट्स में फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट्स पड़े हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। होता क्या है, उनकी बुक वैल्यू जीरो हो चुकी होती है। फुली डेप्रीशिएटेड एसेट किसे कहते हैं जी? फुली डेप्रीशिएटेड एसेट किसे कहते हैं? फुली डेप्रीशिएटेड एसेट्स कहते हैं जिनकी बुक वैल्यू जीरो हो, या यूं भी कह सकते हैं जिनकी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर हो जाए। मतलब ये जो 3,000 रुपए के बारे में कह रहे हैं, ये 3,000 रुपया है। हमने कहा अच्छा है, क्या करें? कहता है जी ये फुली डेप्रिसिएटेड अमाउंट है। ओह अच्छा, इंक्लूडेड इन कॉस्ट है। भाई तुम ना भी बताते तो हमें पता था। फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट अगर नहीं डिस्पोज हुआ तो उसकी 3,000 कॉस्ट इस कॉस्ट में पड़ी होगी, और उसकी जो 3,000 ही रुपए की एक्यूमुलेशन है वो एक्यूमुलेशन के अकाउंट के अंदर पड़ी होती है। तो फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट पड़ा होना कोई जुर्म की बात नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहा है, फुली डेप्रिसिएटेड अमाउंट इंक्लूडेड इन कॉस्ट है, यानी कि ये 3,000 इस 30,000 में शामिल है। इसके इसमें शामिल होना जुर्म नहीं है, लेकिन अब जो हम अगला काम करने लगे हैं डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन, अगर उस वक्त इसको ना निकाला तो फिर ये एक बहुत बड़ा जुर्म बन जाएगा, फिर आपका एसेट नेगेटिव बन जाएगा। आप 100 रुपए, एक जग पानी का यहां पड़ा था, उसमें से एक जग पानी निकलना है, 1.5 कैसे निकल सकता है? करामत तो नहीं है यहां पर, नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो करामतें नहीं हो रही यहां पर, हो सकता है करामत कोई हो, कोई मौजूदात होते थे नबियों के साथ, वो भी मखसूस थे, ठीक है, तो निकल आए वो। तो यहां पर मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि एक जग पानी में से एक जग पानी निकलना है, ठीक है? तो 100 रुपए का एसेट तो 100 रुपए ही डेप्रिशिएट करना है, 3,000 रुपए का एसेट तो 3,000 ही डेप्रिशिएट करना था। अब वो इससे ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, पड़ा है तो पड़ा रहे, अगले 10 साल आप इसको यूज किए जाओ, सही चल रहा है यार, पागल हो आप, खर्चा करो ना करो, कर जाओ यूज, डेप्रिशिएट मजीद नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर अगर ये 3,000 में, ये 30,000 में 3,000 शामिल है, उसको क्या कर दो माइनस, बाकी कितना बच गया? 27,000 को डिवाइड कर दो 10 से, काम वही करना है। डेप्रिसिएशन ऑफ, अब कौन है जी? प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट जी। इधर देखो, मैं 27 डायरेक्ट लिख दूं, चलो लिख, 27,000 डिवाइडेड बाय कितना? ये एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डन हो गया। लेकिन ये जो एक्सपेंस था ये जगह जगह डेबिट होना है, जगह जगह, पहले इधर फिर 2700। अब कहीं पे वर्किंग रेफर क्या करनी है, वर्किंग्स के अंदर ही तो ये करके देखा आपने, हर जगह पे यूज करो। फिर 10% और 15%, ठीक है जी। ये डेप्रिसिएशन किसकी आ गई? अब अल्लाह करे को और ना हो, वैसे 3 लाइनें 4 लाइनें छोड़ी थी अपने लोगों ने, मैं 3 रह गई हैं, चलो खैर। प्लांट एंड, अल्लाह करेगा और ट्रायल की जगह ऊपर छोड़िए, काम चल जाएगा उम्मीद है। अब इधर ये डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तो वैसे एंड वाला है, इसकी तो जगह नीचे है जी। किसका? अच्छा 2025, ठीक। सेलिंग एक्सपेंस में भी नहीं लिखा, 405, ठीक है जी।
जगह की टेंशन पै गई मैनू, खैर अल्लाह खैर करेगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट, वैसे कुछ और नज़र नहीं आया था, इतने ही होने पॉइंट्स, यही है डेप्रिसिएशन। लें जी, कैसा पॉइंट था ये? आसान नंबर है, एक एडजस्टमेंट मुश्किल आ गई थी और उसमें भी यार कोई एक आधी बात आपने गलत कर दी हो, लेट्स से आपने ये रिटेन्ड अर्निंग्स की एडजस्टमेंट ना की हो। कितने नंबर का सवाल है? 25 का। एक नंबर नहीं, 2 नंबर कट गए होंगे। गलती पे गलती के नंबर तो नहीं कटते, बाकी सारे नंबर आपके सही हैं। आपने इस साल की सेल्स के अंदर एडजस्टमेंट्स कर दी होंगी, कोई मसला नहीं। खैर एक आधा नंबर कट गया आपका, आ रही है आपने गलत, 2 नंबर कट गए, 3 कट गए, 25 नंबर के सवाल में क्या 25 कट गए आपके एक बात समझ ना आने की वजह से? यार इसका आंसर लिखा था, भूल गए। 10 और मैं क्या नहीं, जरा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, अब मैं तो कहता हूं ट्रायल से ये ओपनिंग भी उठा ही ना ले। ये कितना था ओपनिंग? 12,000, 12,000, 12,000। लो जी ओपनिंग, ये क्या है जी? ओपनिंग। और ये क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। और ये क्या आ गया? क्लोजिंग। कितना? 16,500। ठीक है जी, चलो लिख दो फिर 69,500, फिर ले जाओ फिर। अगर अब इतनी बात है तो ये बुक वैल्यू आ गई है फिर 69,500। ठीक है, वर्किंग 5। वैसे ही एंड पे ही करते टोटलिंग, आपने ऐसे शुरू कर दिया पहले। जी मेरे बच्चों, 0.5 पढ़ो। 6 मिलियन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना है वैसे? पता नहीं टोटल कितना है। कहता है 6 मिलियन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन में से 6 मिलियन की होया उनकी मौत पै गई इज ऑफ करंट। ओ आगे लिख के बता रहा है करंट मैच्योरिटी का मतलब बता रहा है। भाईजान आपको करंट मैच्योरिटी अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं कि विल बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स। यार क्यों बता रहे हो यार? लोन तो लोन है, साल बाद पे करो या 10 साल बाद पे करो, हमें क्यों बता रहे हो? हमने प्रेजेंटेशन इसको कहेंगे प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट। क्या है ये? प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट। ये कोई रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट नहीं है। लोन तो लोन है। कितना है बाय द वे? 31,500। अब वो कहता है 31,525 लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कह रहा है कि 6 मिलियन ऑफ द 31,525 इज ऑफ करंट मैच्योरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आए हम तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म क्या लिखा हुआ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और इसमें से कुछ हिस्सा करंट है, तो इधर देखो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा, अब ये उसने सवाल में हमें बता दिया। इधर देखो जरा, करंट पोर्शन कितना है? 6,000। ये 6,000 आ गया करंट लायबिलिटीज में। अब यहां पे आप ट्रायल वाली फिगर उठाओ, कितनी थी? 31,525। इसमें से क्या कर दो? 6,000 माइनस कर दो 25,525। लो, इतने आसान एडजस्टमेंट्स हैं सवाल में, हम वैसे ही डरे हुए थे। असल में पहले हाथ ही डर गए ना। क्वेश्चन छोड़ देंगे इस बात पे। अच्छा, अब उसके बाद एक अच्छी अहम, यानी कि थोड़ी सी इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मुश्किल एडजस्टमेंट है ये, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह कर ही देंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर आपको इसने उलझाना है थोड़ा सा एंड पे जाके, वो भी कर ही लेंगे। मेरे दिल में आ रही है कि सबसे पहले आप एडजस्टमेंट नंबर 8 कर लें जी। हाँ, क्या सवाल कहाँ से? हाँ, ओपनिंग कैसे है? हाँ, ये बात तो मैंने कहा था सोचनी है और मुझसे पूछनी है। यहाँ पर तो उन्होंने लिखा हुआ है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कैसे पता कि ओपनिंग है या क्लोजिंग? ट्रायल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहीं छुपा भी तो हो सकता है बेटा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में पढ़ाओ, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन इकट्ठे आ रहे हैं, उनका पॉइंट तो वैलिड है। कैसे आपने ओपनिंग कह लिया? जैसे अभी रिटेन्ड अर्निंग को ओपनिंग कहने के लिए कोई ना कोई वैलिड रीजन थी, इसके लिए भी तो होनी चाहिए।
इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉर्मली ना मैंने फिर वापस उसी बात पे जाता हूँ, ये नोट्स वाला सवाल नहीं है, ये नोट्स वाला सवाल नहीं है, तो रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट्स होती हैं इसमें, ठीक है। और फिर एक बड़ी निशानी क्या है, अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर डेप्रिसिएशन रेट्स वगैरह यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो, तो फिर आपने ट्रायल में पड़ी हुई डेप्रिसिएशन को ओपनिंग अज्यूम, अकोमोडेशन को ओपनिंग अज्यूम करना है और डेप्रिसिएशन आपने खुद चार्ज करनी है। ये एज अ रूल बता रहा हूँ, अनलेस के वो क्लियर कट कहे डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी बीन चार्ज एंड इंक्लूडेड इन अबव एक्सपेंसेस, या ट्रायल के फेस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पे भी नजर आ रही हो, क्योंकि एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है, नजर आ रही है तो मतलब उसने चार्ज कर दी है। अगर जो ट्रायल की डेबिट साइड ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का लफ्ज नजर आए, या वो सवाल में कहे कि चार्ज हो गया है और फेस पे इसलिए नजर आ रहा है कि इन एक्सपेंसेस में छुप गया है, तो हम ये क्लोजिंग अज्यूम कर सकते हैं। क्लोजिंग अज्यूम क्या, फिर तो क्लोजिंग हो गया, अज्यूम क्या करना है, फिर तो रोज़े रोशन की तरह यहां हो गया कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज हो चुकी है, तो क्लोजिंग गलत हो सकता है पर ओपनिंग नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर सवाल के अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन और सवाल में इतना ज्यादा सारा डाटा अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन रेट्स वगैरह गिवन है, तो फिर ट्रायल वाला अक्यूमुलेशन का बैलेंस क्या है, ओपनिंग। चलो फिर अब ये दूसरा रूल लिखो, अब इतनी कहानी मुझसे सुन ली है तो आप भी लिखो, लिखो लिखो, बल्कि ये कहानी तो सारी साइड पे रखो ना, उसूल से इतना सा लिख लो। अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का की इंफॉर्मेशन गिवन हो, अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो ट्रायल वाली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग अज्यूम करना है। अगर अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिखवाया मैंने, लिखा हो, अगर, ये अंग्रेजी वर्जन चल रहा है, अगर उर्दू वाला कोई है मेरे अर्दात, अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का की इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो ट्रायल वाली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ओपनिंग अज्यूम करना। बस ये काफी है, ठीक है ना। बाकी तो मैंने आपको सारे रूल्स बताए, वो वैसे आपको बताया। सुनो, बात सुनो ना, देखो बचपन वाला याद करो, बिल्कुल बचपन इंट्रो वाला ट्रायल, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फेस पे नजर आ रहा होता था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है, ट्रायल में वो फिगर्स आती हैं जिनकी डबल एंट्री हो चुकी हो। तो अगर ट्रायल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फेस पे नजर आ रहा है, तो मतलब इस साल एंट्री हुई है तो आ रहा है, पिछले साल का एक्सपेंस तो इस साल में नहीं ना आ सकता, एक्सपेंस तो फॉर द ईयर होता है। तो या तो ट्रायल के फेस पे डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आए तो आप कहोगे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी इस साल की, या सवाल खुद कहे आपको कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन चार्ज्ड एंड इंक्लूडेड इन ऊपर, तो आप कहोगे कि अकोमोडेशन क्या है, क्लोजिंग है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। और अगर ऐसा नहीं कहेगा तो फिर डेप्रिसिएशन ओपनिंग है, अकोमोडेशन ओपनिंग है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने खुद रिकॉर्ड करना है। या फिर वो ट्रायल के फेस पर लिखकर खुद बता दे, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, 1 जुलाई 2014, तो वो तो फिर ओपनिंग हो गया ना, तो खुद बोल पड़ा ना, ठीक है। लेकिन इस ट्रायल में मसले यही थे, ठीक है, कि ओपनिंग नहीं बताया। तो एक रूल हमने आज रिटेन अर्निंग के बारे में लिखा है, दूसरा हमने किसके बारे में लिख लिया, अच्छा रूल अकोमोडेशन के बारे में सिर्फ इतना सा लिखवाया मैंने। अगर अदर इन्फॉर्मेशन में रेट्स वगैरह गिवन है, डेप्रिसिएशन इन्फॉर्मेशन जिससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल सके, तो ट्रायल में गिवन, देखो ट्रायल में गिवन क्या है, ओपनिंग, क्लोजिंग आपने खुद बनाना है। अच्छा, लेकिन वो डाटा देखकर ट्रायल में इसके साथ ओपनिंग लिख दे तो फिर क्या उसकी गले पड़ जाओ, ये क्लोजिंग लिख दे फिर भी गले पड़ जाओगे, नहीं, वैसे भी हो सकता। अगर वो खुद कह रहा है क्लोजिंग, फिर तो जिंदगी आसान होगी ना, ठीक है। तो अगर अदर इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए इतनी काफ़ी कि उससे डेप्रिसिएशन निकल सके, और ट्रायल के अंदर उसने डेट नहीं लिखी हुई अकोमोडेशन के साथ, तो अज्यूम करना कि ये क्या है, ओपनिंग। अब मैं चलता हूं पहले सवाल की तरफ, ऐसे दिल में ख्याल आ गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ लिखा नहीं हुआ, तो हम क्या इसको ओपनिंग अज्यूम कर लें? अभी असूल तो यही लिखवाया है, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन में इतना डाटा भी गिवन है कि डेप्रिसिएशन निकल सके, तो ओपनिंग अज्यूम कर लें। अब ये एक एक्सेप्शनल सवाल था, इसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा हुआ था पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल, जिसमें मैंने क्या लिखवाया था, इस ट्रायल में, हाँ यही तो लिखवाया था, सेल एक्सपेंस नज़र आ रही, तो ये सारे आरी के अंदर पड़े हैं, इस साल की सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल था, जिस वजह से
हमने इस सवाल के अंदर इसको क्लोजिंग लिया था, नोट के अंदर इनको क्लोजिंग लिखा था, और फॉर द ईयर एक्सपेंस उसने डिस्क्लोजर्स के लिए वो रेट्स दिए हुए थे, फॉर द ईयर एक्सपेंस निकाल के हमने ओपनिंग बैलेंस शीट निकाल के प्रेजेंट किया था यूज़र को। ओके, तो उसूल क्या है, अगर नोट्स, वैसे सादा बात यह क्या है कि नोट्स वाला सवाल होगा, डिस्क्लोजर्स वाला, तो उसके अंदर नॉर्मली सब कुछ कर चुका होता है, वो आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन करनी होती है। और अगर नोट्स वाला सवाल नहीं होगा तो फिर सब कुछ आपको करना पड़ता है, एक्रूअल के एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, डेफिनेशन के एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, DTL DTA के एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समझ आया थोड़ा सा? कोई और सवाल हो ना? दूसरा आया, ये सवाल हो गया था आपसे, ये सवाल आपने कर लिया था बनाना वाला, किसने किया ये सवाल लिख के? सारा हो गया था, कोई मसला नहीं आया, सवाल तो हमने पहले किया था असल में। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर उसने 30 जून 15 खुद ही बता दिया कि डेप्शन है, और पूरे सवाल में कहीं डेप्शन का डाटा ही गिवन नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। चौथे पे हम फिर रहे हैं, क्लिफ्टन वाला देख के आते हैं, वही तो किया था हमने सवाल। ये देखो यहाँ पर उसने खुद नॉर्मली डेट बता देता है, इतना मसला नहीं होता, इस सवाल में था, बहरहाल नॉर्मली बता देता है, ये ओपनिंग लिखा हुआ है, सबर कर जाओ अभी। फिक्स, ये तो वैसे ही इनकम स्टेटमेंट वाला था। कहाँ गया यार हमारा दोस्त? 9 था वो, ये क्लिफ्टन फार्मा। इसमें यार इसमें तो साथ ही लिख दिया उसने प्रोडक्शन ओपनिंग, तो लिख देता है, नॉर्मली लिख देगा ओपनिंग या क्लोजिंग, लेकिन अगर ना लिखे और सवाल के अंदर इन्फॉर्मेशन में इतना डाटा गिवन हो कि आप डेप्शन निकाल सकें, तो अज्यूम कर लेना कि वो ओपनिंग है, अनलेस कि वो खुद मुंह से कह दे कि आपका डेप्शन का बैलेंस ओपनिंग नहीं है, डेप्शन फॉर द ईयर चार्ज हो चुकी है। ठीक है, गॉट इट? चलें आगे, सवाल कर रहे थे हम, कोई पार्ट सी शुरू करना है? सब्र कर जाओ, नहीं वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्र कर जाओ, ब्रेक फिर देता हूँ, ये सवाल पूरा कर लें। अच्छा जी, कोई नहीं, ये चलने दो पार्ट। 1 घंटा 10 मिनट हुए, अभी 27 मिनट हो गए, 1 घंटा 27 मिनट हो गए। चलो इसको यहाँ पे पॉज करो और तीसरा शुरू करो, ब्रेक फिर बीच में हम पॉज कर लेंगे।